हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको जनसंख्या संगठन जो पढ़ाया था उसमें आगे लेके चल रहा हूँ। मैंने आपसे बात की लिंगानुपात की, जो हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन में ही सेकंड जो टॉपिक है वो है आयु संरचना। आयु संरचना, जनसंख्या संगठन क्या है ये आपको बता दिया गया था कि जनसंख्या संगठन मतलब जनसंख्या की विशेषताएं होती है, और उसी विशेषताओं में हम दूसरा पढ़ेंगे आयु संरचना। देखिए, आयु संरचना क्या होती है। आयु संरचना का मतलब होता है कि जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अंदर बांटना। हम विभिन्न आयु वर्गों में बांट दें। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसको बांटते हैं 0 से 14 वर्ष के वर्ग में, तो इसको हम कहते हैं बाल आयु वर्ग। क्या कहेंगे इसको हम? बाल आयु वर्ग। ठीक है। अगर हम इसमें आगे लेते हैं 15 से लेके 64 वर्ष, तो ये कहलाएगा युवा या प्रौढ़ आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग। और अगर हम इसे लेते हैं 65 से ऊपर, 65 से ऊपर, तो ये कहलाएगा आपका वृद्ध आयु वर्ग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर जो भी एक ये संगठन बनाया गया है, संरचना बनाई गई, सबका कारण है। ये कारण ऐसे है कि जिससे योजना जो बना रही है सरकार, उसको मालूम हो कि हमारे देश में बाल आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है, युवा में कितनी जनसंख्या है, जिनको कितने को रोजगार देना है, वृद्ध आयु वर्ग के कितने लोगों के लिए हमको अपनी योजनाओं को बनाना है। इससे योजनाओं का पता हमको चलता है। अब इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, आप खुद देखेंगे कि जो युवा जो वर्ग है, आयु वर्ग है 15 से 64 वर्ग, ये एक ऐसा आयु वर्ग है कि जहां पर कैसी जनसंख्या रहेगी? वो जनसंख्या रहेगी जो या तो क्या करेगी, व्यवसाय करेगी, या तो रोजगार कर रही है। और यही जनसंख्या ऐसी रहेगी जो अर्थव्यवस्था में तो योगदान दे रही है। ये अर्थव्यवस्था में तो योगदान दे रही है, साथ ही साथ जनसंख्या में योगदान दे रही है। यानी विवाह भी इसी आयु में हो रहे हैं, विवाह भी इसी आयु में हो रहे हैं। चूंकि ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से क्रियाशील है, इसलिए हम इसको क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। हम इसको क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। और आप खुद जानते हैं, आपके घर के अंदर अगर जैसे पापा अगर सर्विस कर रहे हैं, तो जो घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी मतलब आपके पापा पे, मम्मी पर निर्भर रहते हैं। और जो घर में आपके बुजुर्ग हैं 65 से ऊपर हैं, वो भी उन पर निर्भर रहते हैं। तो यानी ये दोनों आयु वर्ग, यानी बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? आपके आश्रित आयु वर्ग कहलाएंगे। ये भी आश्रित है और ये भी आश्रित आयु वर्ग है। आश्रित आयु वर्ग है। ठीक है। तो यानी आप समझ गए होंगे, बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों आश्रित आयु वर्ग है, और जो युवा है वो क्रियाशील जनसंख्या है। और आप इस बात को बड़े ही आसानी से समझ रहे होंगे कि जिस भी देश में क्रियाशील जनसंख्या ज्यादा होगी, वो देश, उस देश के लिए विकास के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभी वर्तमान में जो युवा जनसंख्या यानी युवा आयु वर्ग ज्यादा है, इसलिए भारत के पास अभी विकास के अवसर ज्यादा है। क्योंकि जब युवा जनसंख्या ज्यादा होगी, युवा वर्ग ज्यादा होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान भी अच्छा होगा। इसलिए देश के लिए अभी हमारे पास उन्नति के अच्छे अवसर हैं। तो आप समझ गए होंगे आयु संरचना। अब हम इसमें अगला जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे आयु लिंग पिरामिड। अब क्या होता है आयु लिंग पिरामिड, इसको समझते हैं। मैं आपके लिए पहले ही कुछ बना चुका हूं, लेकिन उसको समझने से पहले, देखने से पहले समझेंगे हम इसमें कि आयु लिंग पिरामिड क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों हुई है। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिंग अनुपात, यानी हमने ये जाना था कि हमारी जनसंख्या में कितनी स्त्री और पुरुष हैं। और अभी मैंने देखा आयु। पहले हमने पढ़ा लिंगानुपात, जिसमें हमने देखा कि हमारे जनसंख्या में कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं। लेकिन अभी हमने देखी आयु संरचना, इसमें विभिन्न आयु वर्ग देखा हमने। 0 से हम 10 भी देख सकते हैं, 10 से हम 20 भी देख सकते हैं, 20 से 30 भी देख सकते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड का मतलब क्या है? आयु लिंग पिरामिड का मतलब अगर आप समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, कि इसमें हम विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री
वह पुरुषों की जनसंख्या को जान सकते हैं, पुरुषों की जनसंख्या को जान सकते हैं। इसको कंबाइंड करने का मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ा गया है, आयु को लिंग पिरामिड को जोड़ा गया है कि जिससे हम विभिन्न आयु वर्गों में, जैसे मान लीजिए आपको स्त्री पुरुष मालूम है, लेकिन आपको पता है कि हमको 0 से 10, किसी गवर्नमेंट को 0 से 10 जो आयु वर्ग है वहां विशेष काम करना है, तो वहां पर आपको वुमेन्स कितनी है और मेल्स कितनी है वो आपको इस लिंग पिरामिड से पता लग जाएगा। तो आयु लिंग पिरामिड की आवश्यकता क्यों है, आप समझ रहे हैं। आयु लिंग पिरामिड की आवश्यकता इसलिए है कि हम विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न आयु वर्गों के अंदर स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या जान सके, जिससे हम अपनी योजनाएं बना सके या हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब ये होता क्या है, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। एक देखिए, आयु लिंग पिरामिड को हम जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या इसका, पॉपुलेशन पिरामिड, या इसका नाम है जनसंख्या पिरामिड। मेरा मकसद यही होगा कि जो भी है मैं पढ़ा रहा हूं किताबों के अंदर है, लेकिन किताबों में जो भाषा है उसको सरलता से आपके सामने लाने का मेरा मकसद है। तो ये होता है जनसंख्या पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसको देखिए, आप यूं समझिए कि इसको दर्शाते कैसे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए एक तरफ तो दर्शाते हम स्त्रियों या पुरुषों की संख्या, जैसे हमने आयु वर्ग ले लिए यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये मान लीजिए आप 40 से 50। और यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर 0 लिया तो हमने देखा कि हमारे पास में ये हमने इस तरफ से लिया, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दाईं तरफ होती है, दायां भाग, वो होती है स्त्री को रिलेटेड करता है, स्त्री को प्रदर्शित करता है, और बायां जो भाग होता है वो पुरुष को प्रदर्शित करता है। आयु लिंग पिरामिड में दायां भाग स्त्री को, बायां भाग पुरुष को। अब जैसे यहां से हम यूं मालूम कर सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ये जनसंख्या है वो करोड़ के अंदर है, तो पता लग जाएगा कि 0 से 10 वर्ष के अंदर इतने 2 करोड़ जनसंख्या है पुरुषों की, और आप जैसे मान लीजिए इसको हम आगे ले जाते हैं, ये 3 करोड़ है स्त्रियों की। तो यानी हम विभिन्न आयु वर्गों के अंदर हम स्त्री पुरुषों की जनसंख्या को मालूम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो यहां पर, और ये सबसे पहली बात है कि दाईं तरफ होगी स्त्री और बाईं तरफ होंगे पुरुष। अब देखिए, आयु लिंग पिरामिड वो 3 प्रकार के होते हैं। आयु लिंग पिरामिड कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका मैंने एक आयु लिंग पिरामिड बना रखा है, यहां पर आपके आयु वर्ग दे रखे हैं और यहां पर आपकी जनसंख्या दे रखी है। आप देखेंगे अगर हम बात करें 0 से 10 के अंदर बात करेंगे तो यहां पर जनसंख्या, ये पुरुष है, ये स्त्री है, पुरुषों की जनसंख्या भी ज्यादा है और स्त्रियों की जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी जनसंख्या भी कम होती जा रही है। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 91 से 100 करेंगे और 100 से 110 करेंगे, वहां पर जनसंख्या क्या हो गई है, कम हो गई। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो आपके जो नीचे बाल आयु वर्ग है यानी बच्चे हैं, वहां पर जन्म दर क्या है, उच्च है। जन्म दर क्या है, उच्च है। ठीक है। और जो ऊपर है वहां पर आप देखेंगे यहां पर संख्या कम है, पिरामिड छोटा हो रहा है, संकीर्ण हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि वृद्धों की संख्या क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब यहां पर जीवन प्रत्याशा कम है, जीवन प्रत्याशा कम है। ठीक है। तो ये जो पिरामिड हो रहा है ये विस्तारित होती जनसंख्या को बता रहा है। विस्तारित मतलब जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि जन्म दर उच्च है। आपके पास में 0 से 10, 11 से 20 यानी बच्चों की संख्या ज्यादा है लेकिन वृद्धों की संख्या कम है, इसलिए विस्तारित होती जनसंख्या को बता रहा है। और यहां पर जन्म दर क्या उच्च है। ये पिरामिड किसको बताएगा, ये लेस डेवलपमेंट कंट्री होगी, जो कम विकसित कंट्री होगी, जो विकासशील देश हैं उनको ये पिरामिड बताएगा। जैसे हम नाइजीरिया को ले सकते हैं, बांग्लादेश को ले सकते हैं, मैक्सिको को ले सकते हैं और भारत को ले सकते हैं। समझ रहे हैं। आपको इससे मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, पिरामिड जहां पर जन्म दर उच्च है। अब हो क्या रहा है, भारत की बात कर रहा हूं मैं। भारत में क्या हो रहा है कि जब पता पड़ रहा है कि जनसंख्या ज्यादा है तो भारत में जनसंख्या को कम होने के प्रयास किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो रही, आप देख रहे होंगे। तो अब हम विस्तारित होती जनसंख्या से दूसरा जो पिरामिड आता है वो आता है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। और हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आप समझिएगा। यहीं से बात करता हूं मैं कि जब हमारी जब जनसंख्या कम हो रही है किसी भी कारण से, जागरूकता से, कैसे भी माने, तो यहां पर क्या हो रहा है, जन्म दर कम हो रही है। तो यहां से
नीचे से, बेस से, आधार से पिरामिड छोटा हो रहा है। यहां से पिरामिड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। देखिए आप यहां से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो देखिए आप यहां से बेस क्या हो गया, इसका छोटा हो गया, ठीक है। और मृत्यु दर भी क्या हो गई है, पहले से कम हो गई है। आप देखेंगे मृत्यु दर यहां थी, लेकिन अब मृत्यु दर भी क्या हो गई, पहले से कम हो गई। क्यों कम हो गई है, यहां से बेस छोटा क्यों हुआ है, क्योंकि जागरूकता के कारण, जनसंख्या के दबाव के कारण, सरकारी योजनाओं के कारण जो ये हो रही है, सब छोटा परिवार जो मान रहे हैं कि छोटा परिवार एक अच्छा परिवार होता है, तो जो आपकी जनसंख्या ज़्यादा थी वो यहाँ पर कम हो रही है। और यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या हो रहा है, आपकी मृत्यु दर भी कम हो रही है। तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो गई है। और भारत धीरे धीरे इसमें प्रवेश कर रहा है। अभी तो भारत इधर ही है, अभी तो भारत यहीं पर है, लेकिन भारत धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत की जन्म दर कम हो रही है और भारत की मृत्यु दर भी कम है। तो जन्म दर और मृत्यु दर समान हो गई। और ये एक तरीके से आकृति करेंगे तो जैसे एक घंटी की आकृति का, जैसे घंटी होती है मंदिर में, उस घंटी की आकृति का पिरामिड है, इसलिए इसको पिरामिड, इसको घंटी के आकार का पिरामिड कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो यहां पर, और ये यहां पर स्थिर जनसंख्या बता रहा है ऑस्ट्रेलिया को, ये ऑस्ट्रेलिया को प्रतिशत कर रहा है। जैसे नाइजीरिया को कर रहा है वैसे ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है। भारत अभी इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन भारत संक्रमण अवस्था में है। भारत इस पिरामिड से इस पिरामिड में आ जाएगा। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप सामान्य शब्दों में कि यहां पर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर समान हो गई है। एक चीज और देखिए, यहां पे आप यहां देखेंगे कि जो उच्च वर्ग है, जो उच्च आयु वर्ग है, 90 से 100 है, 91 से 80 है, वहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। स्त्रियों की संख्या, यानी उच्च आयु वर्ग में स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा है। स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा क्या है, पुरुषों से ज्यादा है। वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा जीवन जी रही है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो स्त्रियों को एक जैविक लाभ प्राप्त है। जैविक लाभ कैसे प्राप्त है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। इस कारण यहां पर उच्च आयु वर्ग में आपको स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा मिलेगी। अब तीसरे आयु वर्ग में आते हैं, इसको बोलते हैं ह्रासमान या घटता हुआ जनसंख्या वाला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए आप कि जो यहां पर जो जनसंख्या कम हुई थी, क्यों कम हुई थी, उस देश में जागरूकता के कारण, वहां पर जो जनसंख्या का दबाव पड़ा था सरकारी योजनाओं के कारण, यहां पर और कम हो गई है। यहां पर और कम हो गई है। देखिए यहां पर नीचे वाली जो 0 से 10 में है, वहां पर ये और कम हो गई है। और जो ऊपर की तरफ करेंगे, अपन यहां की तरफ बात करेंगे, यहां पर, अच्छा देखिए यहां पर जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। यहां पर भी कम है, लेकिन आपकी इस वक्त क्रियाशील जनसंख्या, जो क्रियाशील जनसंख्या कौन सी होती है आपकी, ये वाली। तो यहां पर ये जनसंख्या ज्यादा है। यहां पर भी बात करेंगे तो ये ज्यादा है। तो अभी ये देश विकास कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्रियाशील जनसंख्या ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन यहां क्या समस्या हो रही है कि यहां पर जन्म दर क्या है, आपकी कम है, यानी जो बाल आयु वर्ग है वो भी कम है। और यहां पर जो आपके मृत्यु दर है ना, वो भी बहुत कम हो गई है, यानी जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जन्म दर क्या हो गई है, निम्न, और मृत्यु दर भी क्या हो गई है, निम्न हो गई है। तो जनसंख्या वृद्धि शून्य हो गई है, ऋणात्मक हो गई है, क्योंकि यहाँ से नीचे जो 0 से 10 में आपकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। अब इसकी समस्या क्या होगी कि धीरे धीरे जो आपकी जो क्रियाशील जनसंख्या अभी तो ज्यादा है, ये उदाहरण करता है जापान का, और जापान अभी विकसित कंट्री में आ रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में ये क्रियाशील जनसंख्या ऊपर जाते जाते कुछ सालों बाद में ये वृद्ध में शामिल हो जाएगी। यानी आपके 91 से लेके यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, वृद्ध जनसंख्या का पिरामिड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपका आधार छोटा हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, और जनसंख्या क्या हो जाएगी, शून्य, ऋणात्मक हो जाएगी। समझ रहे आप। तो इन चीजों से, इन पिरामिडों से आप किसी देश की स्थिति को समझ सकते हैं। विस्तारित होती जनसंख्या बताती है कम विकसित देशों को, जो जापान, नाइजीरिया, बांग्लादेश में, मैक्सिको, भारत है। आपकी स्थिर जनसंख्या बताती है आपके विकसित देशों को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है आपके, जो इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर समान है। और ये ऐसे विकसित देशों की बता रही है जापान के लिए, जो आगे जाके परेशानी का सबब बनेगा, और इनकी जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाएगी, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। अब देखिए इसमें फैक्टर और काम होता है, वो देखा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी जो आ रही है, 20वीं शताब्दी, यहां पर वृद्धों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। वृद्धों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि
पहले के समय क्या होता था कि जीवन प्रत्याशा यानी लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं होती थी, 70, 80, 90 तक आके उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी हो गई है कि अब जीवन प्रत्याशा क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। जीवन प्रत्याशा क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। उसके कारण वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। वृद्धों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। और हम बात करें, वृद्धों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन बच्चों का अनुपात कम हो रहा है। बच्चों का अनुपात कम हो रहा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम ह्रासमान जनसंख्या की बात कर रहे हैं, यानी जापान की बात कर रहे हैं। क्योंकि देश पहले यहां से इधर आता है, यहां से यहां पर आता है। आपने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा होगा। माल्थस के सिद्धांत में मैंने बताया था कि अगर कोई देश में अगर संसाधन कम होते हैं तो जनसंख्या पुनः वापस क्या होती, कम होती है। तो हम इस श्रेणी के अंदर आ जाते हैं अंत में। तो बच्चों का क्या अनुपात या बच्चों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। बच्चों की संख्या कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, जन्म दर को भी निम्न कर लिया है। ठीक है, ये एक फैक्टर। तो आपने आयु लिंग पिरामिड पढ़ लिया और आयु लिंग पिरामिड के अंदर आपने 3 पढ़े। एक तो विस्तारित होती जनसंख्या पढ़ी, एक आपने स्थिर जनसंख्या पढ़ी। विस्तारित होती जनसंख्या में आपने नाइजीरिया का लिया, स्थिर होती जनसंख्या में आपने ऑस्ट्रेलिया का लिया और फिर आपने जो आपने अंत में लिया वो ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड लिया जिसमें आपने जापान को पढ़ा। अब अगला हम पढ़ेंगे, सबसे मोस्ट जो था वो हमने पढ़ लिया है। अगला हम जो पढ़ेंगे वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन। देखो होता क्या है इसमें, यही है कि हमने अब तक जनसंख्या को मालूम किया, उसका लिंगानुपात मालूम किया, स्त्री और पुरुषों का मालूम किया। लेकिन जनसंख्या का एक रूप और भी है कि कितनी जनसंख्या गांवों में रहती है और कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। हम इसको गांवों नगरों में क्यों बांट रहे हैं, सवाल यहां आता है। आपको समझना चाहिए कि हमने गांवों नगरों में क्यों बांटा। क्योंकि गांवों की अलग अर्थव्यवस्था होती है नगरों से, ठीक है ना। वहां का रहन सहन अलग होता है, वहां का शिक्षा स्तर अलग होता है, सबसे बड़ी बात वहां का व्यवसाय अलग होता है, वहां की औद्योगिक संरचना अलग होती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ग्रामीण नगरीय संगठन पढ़ना पड़ता है। हमको देखना पड़ता है कितनी जनसंख्या गांवों के अंदर है और कितनी जनसंख्या नगरों में है। क्योंकि गांवों नगरों का पूरा वातावरण ही अलग है, इसलिए हम उसको पढ़ना पड़ता है। अब यहां पर हम कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन जनसंख्या ग्रामीण है, कौन सी नगरीय है। उसका यह है कि ग्रामीण जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जिसमें 75% जनसंख्या कौन सी, पुरुष जनसंख्या किसमें हो, गैर कृषि कार्यों में कृषि कार्यों में लगी होती है। कृषि कार्यों में, या हम इसको कह सकते हैं प्राथमिक कार्यों में लगी होती है। और नगरीय जनसंख्या वो होती है जिसकी जनसंख्या प्राथमिक के अलावा द्वितीयक या तृतीयक इन कार्यों में लगी होती है। कहां पर, नगरों में। प्राथमिक कार्य का मतलब होता है जो काम प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, खनन करना, लकड़ी काटना, ये प्राथमिक कार्य होंगे। अन्य कार्य इसमें आते हैं। तो ग्रामीण नगरीय संगठन में हम पढ़ते हैं कि हम यहां पर पढ़ेंगे ग्रामीण में वो होते हैं जो 75% जनसंख्या किसमें होती है, पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। बाकी जो 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में यानी द्वितीय को तृतीय कार्यों में लगी होती है। 2011 की जनगणना में यह मालूम पड़ा है कि 64.8% जनसंख्या किसमें है, वो हमारे भारत की ग्रामीण जनसंख्या है और 31.2% जनसंख्या हमारी नगरीय जनसंख्या है, हमारी नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, 64.8% ग्रामीण है और 31.2 नगरीय है। आप टोटल करेंगे तो आपका 100% यहां से आ जाएगा। अच्छा, एक शब्द और आता है, उसको बोल सकते हैं अपन ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही है कि आप बोलेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, कहां पर,
या तो नगरों में या फिर गांवों में, ग्रामीण में। तो वो क्या कहलाता है? ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात कहलाता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वो तो पूरे स्तर पर है, लेकिन अगर नगर पे करोगे तो नगरीय लिंगानुपात, गांव में करोगे तो ग्रामीण लिंगानुपात। अब इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि एशिया के देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है। अगर हम बात करें, यहाँ से हम थोड़ा सा एक साथ बात करते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए आप, अगर एशिया के देश हैं और यहाँ पर बात करते हैं यूरोप के देशों की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको समझ में आएगा। समझिए आप, एशिया के अंदर हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, और हमने यूरोप में उदाहरण लिया, कनाडा का ले सकते हैं आप, अमेरिका का ले सकते हैं, अन्य यूरोपियन कंट्री का ले सकते हैं। यहाँ होता क्या है आप देखिए, ये आपका एशिया के अंदर बात कर रहे हैं। एशिया में ये आपका एक रूरल एरिया है, यानी ग्रामीण एरिया है, और आपका ये क्या है? आपका अर्बन एरिया है, यानी ये गांव है और ये आपका शहर है। गांवों के अंदर आप एशिया के गांवों की बात करें तो अपने गांवों के बारे में सोचिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी का भी स्तर इतना कमजोर हो गया है, पहले जैसे इतनी अच्छी आमदनी नहीं देती है। तो पुरुष क्या कर रहे हैं? रोजगार के लिए प्रवास कर रहे हैं। जो पुरुष हैं वो रोजगार के लिए कहाँ कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? नगरों की ओर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं। जब पुरुष प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये तो नगर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मेल, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब पुरुष प्रवास कर ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो जब लिंगानुपात निकाला जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर गांवों के अंदर, तो महिलाएं ज्यादा निकलेगी, इसलिए महिलाओं के यहाँ पर लिंगानुपात क्या होगा? उच्च होगा। लिंगानुपात उच्च होगा एशिया के गांवों के अंदर। और जब यहाँ पुरुष ज्यादा होंगे तो यहाँ नगरों में लिंगानुपात क्या होगा? निम्न होगा। लिंगानुपात क्या होगा? निम्न होगा। सीधा सा उदाहरण, इसको रटना नहीं है, आप मन में एक चित्र बनाइए। जैसे आप यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ का मैंने ले लिया वापस ग्रामीण एरिया, और यहाँ पर ले लिया आपने एक शहर ले लिया। चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको नंबर मिल सकते हैं। गाँव के अंदर क्या होता है? कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो प्रेरी घास के मैदान है, वहाँ खेतों का आकार इतना बड़ा है कि वहाँ पर पूरी जो कृषि की जाती है वो मशीनीकृत की जाती है, मशीन के द्वारा। और मशीनीकृत खेती करते हैं पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष। तो पुरुष गाँव में रहना पसंद करते हैं, पुरुष गाँव में रहते हैं। अब पुरुष गाँव में रहते हैं, खेती कर रहे हैं, तो महिलाएं क्या करती है? रोजगार के लिए कहाँ चल जाती है? महिलाएं रोजगार के लिए नगरों में चली जाती है। कहाँ पर जाती है? नगरों में जाती है। अब पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, इसलिए गांवों के अंदर लिंगानुपात क्या हो जाता है? वहां पर लिंगानुपात कम हो जाता है। लिंगानुपात कम हो जाता है। लिंगानुपात कम हो जाता है। जबकि यहाँ पर महिलाएं ज्यादा आ गई, महिलाएं आ रही है, तो यहाँ पर लिंगानुपात जहां ज्यादा होगी महिलाएं, वहां लिंगानुपात उच्च होगा। तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप। एशिया में ग्रामीणों के अंदर लिंगानुपात उच्च, जबकि यूरोप में गांवों के अंदर लिंगानुपात कम। जबकि एशिया में आप गांवों के अंदर आपका नगरों में लिंगानुपात आपका निम्न है, और आपके शहरों में लिंगानुपात क्या है? वहां पर उच्च है, क्योंकि महिलाएं वहां पर आ रही हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात हो गया। ये आप समझ गए। अब अंत में कुछ आपके एक और नगरीय संगठन में, ज्यादा उसमें अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन अपन उसको समझ लेते हैं। वो है साक्षरता। क्या है? साक्षरता। देखिए, अगला जो पॉइंट है, आपने फर्स्ट लिंगानुपात पढ़ा, दूसरा आपने आयु संरचना पढ़ा, तीसरा आपने आयु लिंग पिरामिड पढ़ा, है ना, और चौथा आपने पढ़ लिया आपने ग्रामीण नगरीय। तो पांचवा आपका है साक्षरता। तो साक्षरता क्या माना गया है? साक्षरता पहली बात तो हमारी जो जनगणना के अंदर माना गया है कि 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत निकाला गया है ना, प्रतिशत, या वह प्रतिशत जो पढ़ना, लिखना व अंक गणितीय गणना करना जानता हो, उसे साक्षर कहा गया है। वापिस आई रिपीट कि 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत
ध्यान रखना, प्रतिशत, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ना लिखना व अंकगणित करना जानता है वो साक्षर कहलाता है, वो समूह साक्षरता कहलाती है। अब साक्षरता क्या होता है? देखिए, साक्षरता से क्या मालूम पड़ता है कि किसी भी क्षेत्र के साथ साक्षरता होती है वहाँ के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है, आर्थिक विकास का सूचक होती है। अगर आप इसको एक उदाहरण से लीजिए, अगर कोई परिवार है, अगर वो साक्षर है तो माना जाता है कि उसका सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा, सोशल स्तर भी अच्छा होगा, उसका इकोनॉमिक स्तर भी अच्छा होगा, ठीक है ना। वहाँ पर शिक्षा जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। तो किसी भी साक्षरता को वहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। वहाँ का जो रहन स्तर है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति है, वहाँ की शिक्षा की स्थिति है, वो सब क्या मानी जाती है? उच्च मानी जाती है। सब क्या मानी जाती है? उच्च मानी जाती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि साक्षरता सीधी संबंध होता है वहाँ के आर्थिक विकास से, वहाँ के अच्छे जीवन स्तर से, वहाँ की महिलाओं की अच्छी स्थिति से। यानी साक्षरता अच्छी होगी तो आर्थिक विकास भी अच्छा होगा, अच्छा जीवन स्तर भी होगा, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी। जैसे केरल का उदाहरण लें, भारत में केरल राज्य साक्षरता में अच्छा है, 90 से ऊपर है, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है, वहाँ का जीवन का रहन स्तर भी अच्छा है, वहाँ सब स्थिति में भारत के अन्य राज्यों से केरल राज्य आगे हैं। तो ये साक्षरता हो गई, ठीक है। तो साक्षरता को हम इसलिए